Hello everyone. We are going to start chapter 6 of class 6 geography, our country, India. India is a country of vast geographical expanse. In the north it is bound by the lofty Himalayas. हमारा इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो बहुत ज्यादा ज्योग्राफिकली फैला हुआ है. नॉर्थ में इसे इंडिया के नॉर्थ में लॉफ्टी हिमालयास मतलब बुलंद हिमालय खड़े हुए हैं और अरेबियन सी वेस्ट में, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है और इंडियन ओशन साउथ में है. ये इसी कारण से क्योंकि इसके तीन साइड्स वाटर से सराउंडेड है, इसे पेनिनसुला भी कहा जाता है, इंडियन पेनिनसुला. India has an area of about 3.28 million square kilometer. The north-south extent from Ladakh to Kanyakumari is about 3,200 kilometer, and the east-west extent from Arunachal Pradesh to Kutch is about 2,900 kilometer. इंडिया का टोटल एरिया जो है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और नॉर्थ से साउथ तक का डिस्टेंस मतलब जो कि लद्दाख से कन्याकुमारी तक का मेजर किया गया है वो था 3,200 किलोमीटर और ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट मतलब अरुणाचल प्रदेश से कच्छ का डिस्टेंस है 2,900 किलोमीटर. जो ये हिमालय है, लॉफ्टी माउंटेन्स और ग्रेट इंडियन डिजर्ट, थार डिजर्ट जो है राजस्थान में, नॉर्दर्न प्लेन्स और ये सब अनइवन प्लेट्यू सरफेस जो हमारी कंट्री का है और ये जो कोस्ट भी है, हमारी आइलैंड्स हैं इंडिया के पास, इन सब के कारण अलग अलग लैंड फॉर्म्स की डाइवर्सिटी है हमारे पास. लैंड फॉर्म्स में काफ़ी डाइवर्सिटी मिलती है इंडिया में. देयर इज अ ग्रेट वैरायटी इन द क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एज वेल एज इन द लैंग्वेज एंड कल्चर. काफ़ी वैरायटी है इंडिया में क्लाइमेट में भी. किसी जगह पे धूप है, किसी जगह छाँव, गर्मी ज़्यादा है, कहीं पे सर्दी ज़्यादा है. वेजिटेशन भी अलग अलग है. वाइल्ड लाइफ और लैंग्वेज कल्चर में भी काफ़ी वैरायटी इंडिया में देखने को मिलती है. इसी डाइवर्सिटी में हमें यूनिटी मिलती है जो कि हमारे ट्रेडिशंस में भी रिफ्लेक्टेड है. इन सब के कारण ही हमारा कंट्री जो है नेशन की तरह जुड़ा हुआ है. इंडिया की पॉपुलेशन अराउंड 120 करोड़ थी 2011 के सेंसस में. ये सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है चाइना के बाद 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग. Locational settings. India is located in the northern hemisphere. The Tropic of Cancer 23 degree 30 minutes north passes almost halfway through the country. इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है. जो हमने ये हेमिस्फेयर्स नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, साउदर्न हेमिस्फेयर, ये ग्लोब वाले चैप्टर में पढ़े थे. और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ के लैटिट्यूड पे लोकेटेड होता है, वो लगभग इंडिया के हाफ से ही पास करता है. और साउथ टू नॉर्थ जो मेन लैंड है इंडिया का वो 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के लैटिट्यूड्स से बाउंड है. मतलब साउथ इंडिया का जो लैटिट्यूड है लोएस्ट पॉइंट का, वहाँ पे होता है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ. और इंडिया के टॉप पे नॉर्थ में 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ वाला लैटिट्यूड आ जाता है. और वेस्ट टू ईस्ट में इंडिया 868 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट में बाउंड है. अगर हम वर्ल्ड को डिवाइड कर दे ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में तो हमारा इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फेयर में आएगा ज़्यादा, क्योंकि इंडिया का लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट भी लगभग 29 डिग्री का है. काफ़ी ज़्यादा होते हैं लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट, इसलिए अलग अलग प्लेसेस पे अलग टाइम होता है. दो एक्सट्रीम पॉइंट्स अगर हम इंडिया के ले लें कुछ इस तरह से कि उन पॉइंट्स में जो टाइम डिफरेंस होगा वो लगभग 2 घंटे का होगा. गुजरात में और अरुणाचल प्रदेश में लगभग 2 घंटे का टाइम लैप्स आ जाता है. क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था कि लोकल जो टाइम होता है वो हर 1 डिग्री पर 4 मिनट से वेरी करता है. तो तो जो अरुणाचल प्रदेश है उधर सन लगभग 2 घंटे पहले उग जाता है और गुजरात में 2 घंटे बाद सनराइज होता है. इसलिए हमने पहले भी पढ़ा था ग्लोब वाले चैप्टर में कि जो लोकल टाइम है वो इंडिया का 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट वाले लॉन्गिट्यूड के हिसाब से ले लिया जाता है, जिसे हम कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. दिस मेरिडियन इज ऑल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया. डू यू नो में लिखा है कि लार्ज कंट्रीज जिनका स्ट्रेच काफी ज्यादा होता है ईस्ट से वेस्ट में, उनका एक स्टैंडर्ड टाइम नहीं होता पूरे कंट्री के लिए. यूएसए के तो 7 टाइम जोन्स हैं और कनाडा के 6 टाइम जोन्स हैं. हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, वही हमसे पूछ रहे कि आपको याद है कि रशिया के कितने टाइम जोन्स है, तो हमने पढ़ा था कि रशिया के 11 टाइम जोन्स है टोटल. इंडियाज नेबर. इंडिया जो है लैंड बाउंड्री 7 कंट्रीज के साथ शेयर करता है. जैसे इस मैप में हमें क्लियर दिख रहा है, वो 7 कंट्रीज है: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार. इन 7 कंट्रीज के साथ इंडिया लैंड बाउंड्री शेयर करता है.
इनमें से कुछ कंट्रीज जिनका सी या ओशन से कोई ज्यादा एक्सेस ही नहीं है। अगर हम नॉर्थ अक्रॉस द सी टू साउथ, मतलब जो हमारा सी है साउथ इंडिया के नजदीक, उधर हमारे दो आइलैंड नेबर्स है, श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और इंडिया सेपरेटेड है पाक स्टेट के कारण। प्रीवियस चैप्टर में हमने पाक स्टेट के बारे में भी पढ़ा था, स्ट्रेट और इस्तमस क्या होता है ये सब। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, इंडिया एक काफी बड़ा कंट्री है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के कारण इंडिया को 28 स्टेट्स में डिवाइड किया गया है, और ये डिवीजन लैंग्वेज बेसिस पे, मतलब लिंग्विस्टिक बेसिस पे किया गया है। और 8 यूनियन टेरिटरीज है। दिल्ली इंडिया की नेशनल कैपिटल है, और नेशनल कैपिटल है। एलुवियल डिपॉजिट्स क्या होते हैं? एलुवियल डिपॉजिट्स आर फाइन सॉइल्स, मतलब फाइन सॉइल पार्टिकल्स होते हैं जो कि रिवर्स के कारण आ चुके हैं, और ये रिवर बेसिन्स पर ही डिपॉजिट हो जाते हैं। ट्रिब्यूटरी, a river or stream which contributes its water to a main river by discharging it into the main river from either side. ट्रिब्यूटरी मतलब एक नदी, एक छोटी नदी होती है जो कि लास्ट में जाके एक बड़ी नदी में या तो मर्ज हो जाती है, या फिर बड़ी नदी ही छोटी नदियों में डिवाइड हो जाती है, इसे कहते हैं ट्रिब्यूटरी। फिजिकल डिविजन्स, इंडिया इज मार्क्ड बाय डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, कोस्ट एंड आइलैंड्स। इंडिया में डाइवर्सिटी है फिजिकल फीचर्स की, जैसे इंडिया के कई जगह पर तो माउंटेन्स है, कहीं प्लेट्यू है, कहीं प्लेन्स है, कहीं कोस्ट का एरिया है, तो कहीं आइलैंड्स है। नॉर्थ में तो लॉफ्टी स्नो कैप्ड हिमालयाज है। हिमालय का मतलब ही होता है द अबोर्ड ऑफ स्नो, जहाँ पे बहुत सारी स्नो हो, स्नो ही हो जहाँ पे। और हिमालयन माउंटेन रेंज तीन मेन पैरेलल रेंजेस में डिवाइडेड है। जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है वो है ग्रेट हिमालय, जिसे हिमाद्री भी कहा जाता है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी पीक, मतलब जो माउंट एवरेस्ट है, वर्ल्ड की काफी हाईएस्ट पीक हिमाद्री रेंज में आ जाती है। मिडल हिमालय, ये हिमाद्री के साउथ में लाई करता है, और काफी पॉपुलर हिल स्टेशंस मिडल हिमालयाज में है। शिवालिक साउदर्न मोस्ट रेंज है हिमालय की। नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स हिमालय के साउथ में लाई करते हैं, और ये लेवल्ड भी है, सही लेवल है इनका, और फ्लैट है लगभग। और ये बने हैं क्योंकि एलुवियल डिपॉजिट्स जो है रिवर्स जैसे इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र के हैं, उनकी उनसे ये बने हुए हैं, इनकी ट्रिब्यूटरी से। एलुवियल डिपॉजिट्स हमने पढ़ा था ऊपर, जो ये फाइन सॉइल पार्टिकल्स होते हैं जो कि रिवर्स ही रिवर बेसिन्स पे डिपॉजिट कर देती है। ये रिवर्स जो है गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस नॉर्दर्न इंडिया को फर्टाइल लैंड देती है, जिससे अच्छी से कल्टीवेशन कर सकते हैं यहाँ पे। इसी कारण से इधर पॉपुलेशन ज्यादा है नॉर्दर्न इंडिया में। गंगा और ब्रह्मपुत्र जो ये दो नदियां हैं, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, सुंदरबन डेल्टा, जो कि लगभग ट्रायंगुलर शेप में ही है। इट इज एन एरिया ऑफ लैंड फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ द रिवर। जो सुंदरबन जो ये डेल्टा है, ये ऐसे एरिया पे है जो कि रिवर के माउथ पे है बिल्कुल। माउथ ऑफ रिवर वो एरिया होता है जहाँ पे दो रिवर्स सी में बिल्कुल एंटर करती है। इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, काफी हॉट, ड्राई और सैंडी है ये, और इधर वेजिटेशन भी काफी कम है। और नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ में पेनिनसुला प्लेट्यू आ जाता है, मतलब जो प्लेट्यू तीनों तरफ से सराउंडेड है वाटर से। ये ट्रायंगुलर शेप में है, और इसका जो रिलीफ है ये काफी अनइवन है, मतलब यहाँ का एरिया लैंड वगैरह काफी अनइवन है। और इस रीजन में ही काफी हिल रेंजेस और वैलीज, मतलब खाइयां भी है। अरावली हिल्स जो कि लगभग वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंजेस में काउंट की जाती है इंडिया के, इस प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू के नॉर्थ वेस्ट साइड पे है। और विंध्यास और सतपुरास भी दो इंपॉर्टेंट रेंजेस है जो कि इधर ही प्रेजेंट है। दो रिवर्स नर्मदा और तापी, अरावली रेंजेस और विंध्या सतपुरा इन्हीं सब रेंजेस से पास होती हुई जाती है। और ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है जो कि अरेबियन सी में जाकर मिल जाती है। वेस्टर्न घाट्स और सह्याद्रीज, ये प्लेट्यू को वेस्ट साइड से बॉर्डर करते हैं, और ईस्टर्न घाट्स ईस्टर्न बाउंड्री बनाते हैं इस पेनिनसुलर प्लेट्यू की। While the western Ghats are almost continuous, eastern Ghats are broken and uneven. वेस्टर्न घाट्स तो लगभग कॉन्टिन्यूस है, और जो ईस्टर्न घाट्स है वो ब्रोकन और अनइवन टाइप के हैं। मतलब एक बार किसी जगह पे स्टॉप आ गया घाट्स में, तो वहीं दूसरी जगह से बहुत ऊंचे ऊंचे घाट बने हुए हैं। जो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ये काफी मिनरल्स जैसे कोल और आयरन और इनमें रिच है, मतलब बहुत सारे मिनरल्स इधर है।
वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट में और ईस्टर्न घाट्स के ईस्ट में कोस्टल प्लेन्स है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है ये तो काफी नैरो है, मतलब पतले है, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स थोड़े से ब्रॉड है, मतलब इनसे ज्यादा ब्रॉड है। और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स काफी है, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये सब ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है और बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन हो जाती है। और जो कावेरी और तापी, नर्मदा और तापी पड़ी थी वो अरेबियन सी में जाती है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो ये रिवर्स बे ऑफ बंगाल में जा रही है, ये काफी फर्टाइल डेल्टास बनाती है। और सुंदरबन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्रा से बना हुआ है, जो कि बे ऑफ बंगाल में फ्लो करती है। कॉरल्स, कॉरल स्केलेटन होते हैं उन छोटी छोटी मराइन एनिमल्स के जिन्हें पॉलिप्स कहा जाता है। जब ये लिविंग पॉलिप्स मर जाते हैं तो इनके स्केलेटन्स तो वहीं रह जाते हैं, तो दूसरे जो पॉलिप्स होते हैं वो इन्हीं हार्ड स्केलेटन पे ग्रो करते जाते हैं, बहुत ज्यादा ऊंचे और ऊंचे ग्रो करते रहते हैं। इसी कारण से इनकी ग्रोथ से कोरल आइलैंड्स बनते हैं। ये कोरल आइलैंड्स दिखाए हुए हैं इस फिगर में। ये एक अच्छी पोयम टाइप की दिखाई हुई है जहाँ पे एक सुनामी आई थी सुमात्रा में, उसके बारे में बताया गया है। Down there in Sumatra started a big quake, but no one had expected the tsunami it did make. सुमात्रा में जब एक बड़ा अर्थक्वेक हुआ तब किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि एक सुनामी इतनी बड़ी बन सकती है। उस सुनामी की वेव्स माउंटेन्स जैसी थी, जो कि एक आर्मी की तरह सीधा अटैक कर रही थी। और साउथ एशियन लैंड्स, जिसमें इंडिया, श्रीलंका वगैरह आ जाता है, साउथ एशियन लैंड्स पे इन्होंने पूरी ताकत से अटैक किया था। Full with fury, they killed people in thousands and destroyed everything from buildings to farmlands. The waves came and went from Sumatra to other places. सुमात्रा से आई ये वेव्स पूरे अपने वेग के साथ अटैक करते हुए लगभग हजारों को मार गई, और बिल्डिंग से लेके फार्मलैंड्स तक सब कुछ इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये वेव्स आई और सब कुछ सुमात्रा से दूसरे प्लेसेस तक तबाह करती गई, एंड लेफ्ट नथिंग देयर एक्सेप्ट एम्प्टी स्पेसेस, पीपल वर लेफ्ट विदाउट शेल्टर एंड फूड। ये जो सुनामी की वेव्स थी इन्होंने उधर सिर्फ एम्प्टी स्पेस छोड़ा था, मतलब सब कुछ तबाह कर दिया था, और लोगों के पास ना शेल्टर था ना फूड था। जो टूरिस्ट आए थे वो डिसाइड ही नहीं कर पाए कि हम क्या करें अब। लोगों ने अपने लव्ड नियर और डियर वंस खो दिए। सर्वाइवर्स स्नैच्ड एंड फॉट फॉर क्लोथ्स एंड बंस। जो सर्वाइवर्स थे इस सुनामी के, वो बस सुनामी जाने के बाद क्लोथ्स और बंस के लिए लड़ ही रहे थे। Relief to the affected was being sent out, but now diseases there was a big bout. रिलीफ तो बेशक भेज दिया गया था जो इनके लिए इफेक्ट हो चुके थे, लेकिन अब डिजीजेस ही वहां पर बहुत ज्यादा फैल चुके थे इस सुनामी के कारण। अब लोग सी के पास जाने से भी डर रहे थे कि क्या पता सी फिर से भागने का भी टाइम ना दे। द फियर इंस्टॉल्ड देम में स्टेड बाय द डेज। जो उनके अंदर का जो फियर था ये शायद कुछ दिनों के लिए रहे, लेकिन ये जो सोरो की डार्कनेस थी उसके बाद भी एक हैप्पी आने के चांसेस पूरे हैं। इसके बाद ये तो पोएम लिखी थी अपर्णा सिन्हा ने। अब ये वेदांत स्वेन की ड्राइंग है इस पेज पे। आइलैंड्स के दो ग्रुप्स भी इंडिया में ही आते हैं, जो है लक्षद्वीप आइलैंड्स और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। लक्षद्वीप आइलैंड्स अरेबियन सी में लोकेटेड है, और ये कोरल आइलैंड्स है जो कि केरला की कोस्ट के पास ही लोकेटेड है। और अंडमान और निकोबार आइलैंड्स ये बे ऑफ बंगाल के साउथ ईस्ट में पड़ते हैं, इंडियन आइलैंड्स है ये भी। और ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो 2004 की सुनामी थे उससे काफी अफेक्टेड थे। सुनामी एक काफी बड़ी ह्यूज सी वेव होती है जो कि एक सी फ्लोर पर अर्थक्वेक आने के कारण जनरेट होती है।